हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। जैसा कि हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ रहे थे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा कि प्रिमिटिव सेल कैसा होता है, यूनिट सेल किस प्रकार बनते हैं, उनके टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, जिनको कि रिपीट करके हम पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं। यूनिट सेल में भी हमने देखा था कि वो कुछ 3 या 4 टाइप के होते हैं जिनको कि हम पढ़ सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला तो था कि जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात हमने पूरी कर ली थी। उसमें क्या होता है कि सिर्फ उसके कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, वो एकदम बिल्कुल सिंपल जो होता है, और उसका प्रिमिटिव सेल वही यूनिट सेल होता है ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, यानी कि एक ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ऐसा क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसकी बॉडी के अंदर भी एक एटम हो, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं। ये भी एक क्यूबिक क्रिस्टल का ही टाइप है। क्यूबिक होने से क्या हो जाएगा कि इसकी जो तीनों साइड्स है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी यहाँ पे हो जाएगी, और अल्फा बीटा एंड गामा जो एंगल है उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री यहाँ पे रहेगी। जैसा कि हमने जो ब्रेविस लेटिस होता है उसमें सब ये कंडीशंस गिवन रहती है। तो क्यूबिक में ही ये हमारे टाइप मिलता है 3, SC, BCC एंड FCC। तो SC की हमने कंप्लीट बात कर ली थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे BCC की। तो सबसे पहले बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा, देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कोई भी एटम उसके नेबरहुड में कितने एटम्स के साथ कनेक्टेड रहता है या फिर उसके कितने टच में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं किसी भी एटम पे बैठूँ या फिर किसी भी एटम के रेफरेंस में मैं देखूँ तो उसके अगल बगल में देखिए, यहाँ से अगर मैं इस एटम पे बैठूँ तो ऊपर 4 एटम है, नीचे 4 एटम है, तो टोटल 8 उसके नेबर में एटम यहाँ पे रहेंगे, है ना। यहाँ पे जो एटम रहेगा वो दूर हो जाएगा इससे, क्योंकि उससे पहले ये चारों एटम्स वहाँ पे रहेंगे उसके नज़दीक, है ना, नियरेस्ट एटम। हमें नियरेस्ट नेबर देखना है। ऐसे नेबर में तो खूब सारे एटम्स है, लेकिन नियरेस्ट यानी डिस्टेंस वाइज कितने नियरेस्ट रहेंगे यहाँ पे किसी भी एटम के अलोंग, तो वो यहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 8। SC का कितना था, 6 था। BCC में कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पे नंबर आ जाएगा, यानी कि कोई भी एटम यहाँ पे जो नियरेस्ट उसके नेबर रहेंगे वो 8 एटम्स यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लेटिस कांस्टेंट A की, हमें A में उसकी और R में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि A, B एंड C तीनों तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कोई सा भी एक यहाँ पे पैरामीटर या फिर ले सकते हैं। तो अगर मैं लेके चलूँ A, तो मुझे A डिफाइन करना है उसकी रेडियस में। एटम की रेडियस क्या होती है, R होती है। अब अगर इस क्रिस्टल में, इस स्ट्रक्चर में मैं गौर से देखूँ तो ये साइड क्या है, A है, ये भी A है, ये भी A है, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, है ना। ये R है, ये R है, और ये A है अपना। अब इस A की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, क्योंकि बीच में देखिए यहाँ पे ये जो एटम है ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ था कि ये दोनों आपस में बिल्कुल टच कर रहे थे, जो कि पूरा A को कंप्लीट कर रहे थे। यहाँ पे इसके बीच में डिस्टेंस रहेगी, वो कितनी रहेगी हमें नहीं पता। इसलिए हम क्या करेंगे कि उसके बॉडी डायगोनल के अलोंग हम देखेंगे उसकी रेडियस। तो बॉडी डायगोनल में क्या हो जाएगा कि एक एटम आ रहा है इससे, और ये तीनों बिल्कुल टच में रहेंगे, है ना, बिल्कुल टच में रहेंगे। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी किसी भी क्यूब का बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, तो हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड्स A है और हमें उसके बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू आती है √3a, है ना। तो इस डायगोनल, बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, √3a, है ना, साइड A है। और अगर इस एटम से और इस एटम से और इस एटम से मैं देखूं तो ये यहाँ पे इसकी R हो जाएगी, और इसकी दोनों रेडियस 2R हो जाएगी, और इसकी R हो जाएगी। ये पूरे डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3a। फिर यहाँ पे A इक्वल्स टू कितना हो गया, 4R/√3। तो ये वैल्यू आ गई A की R के टर्म्स में। सिंपल क्यूबिक की तरह देखिए आप यहाँ पे सीधा A इक्वल्स टू 2R नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 2R जो है वो कंप्लीट A को नहीं बता रहा है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखिए गैप है यहाँ पे एक। इस गैप की वजह से हमें नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितनी है। इसलिए हमने एक अलग तरीका निकाला, जो कि उसकी बॉडी डायगोनल को हमने देखा कि उसकी रेडियस जो है 4R उसको कवर कर रहे हैं पूरा, है ना। और इस डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, √3a। तो हमने इसको इक्वल करके हमने A की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ से R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3a/4। तो यहाँ से हम R में और A में रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल यहाँ पे क्यूबिक ही है, क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, V = A क्यूब, है ना। A की वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पे
तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4r/√3 का क्यूब, है ना। यहाँ से जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 64/3√3r³। ये हो जाएगा यूनिट सेल का वॉल्यूम आर के टर्म में, और ए की टर्म में तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की, यानी कि किसी यूनिट सेल के अंदर कितना एटम्स उसके अंदर है ना, नंबर ऑफ एटम हमें बताना है अभी। तो नंबर ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे, जैसा कि हमने सिंपल क्यूबिक में पढ़ा था, अगर आपने सिंपल क्यूबिक का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। सिंपल क्यूबिक में क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे उसके एटम्स थे, और कितना पार्ट था, 1/8 पार्ट रहता था, 8 कॉर्नर्स थे, 1/8। लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि यहाँ पे कॉर्नर पे एटम तो है, उसके साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर भी एक एटम वहाँ पे रहेगा। तो टोटल जो कितना नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/8 पार्ट जो है वो तो है 8 कॉर्नर्स पे, प्लस उसकी बॉडी के अंदर भी एक एटम रहेगा। तो टोटल जो नंबर ऑफ एटम है वो हो जाएगा 2 यहाँ पे, यानी कि 2 एटम यहाँ पे इस बीसीसी यूनिट सेल के अंदर रहेंगे। वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की बात करूँ तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितनी है, 2 है, और एक जो एटम रहेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। यहाँ पे हमने एटम को एक सॉलिड स्फेयर कंसिडर किया जिसकी रेडियस कितनी है, आर है ना। हम ये सॉलिड में एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारे एटम्स है वो कैसे हैं, एक सॉलिड बॉल्स की तरह एक स्फेयर रहते हैं, इसलिए एक एटम का क्या वॉल्यूम हो जाएगा, 4/3πr³, है ना। अगर अब मैं इस, क्योंकि हमारे पास रेडियस गिवन नहीं रहेगी, हमें आर गिवन रहेगा, हमने आर में और ए में रिलेशन देख लिया था, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आर की जगह ए की वैल्यू पुट करूँगा। तो यहाँ से हो जाएगा 8/3π, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, a√3/4 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो वी ए आएगा π/8√3a³। ये वैल्यू आ जाएगी एटम्स के वॉल्यूम की, जो कि यूनिट सेल के अंदर इतने एटम का वॉल्यूम वहाँ पे क्या रहेगा, कवर्ड रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैकिंग फैक्टर की, तो पैकिंग फैक्टर क्या होता है, पैकिंग फैक्टर हमें यह बताता है कि जो यूनिट सेल है वो कितना पैक्ड है। पैक्ड मतलब कि कितना उसका वॉल्यूम है जो कि एटम्स के वॉल्यूम के द्वारा कवर्ड है, यानी कितना जो एटम्स ने जो वॉल्यूम कवर कर रखा है वो उसका कितना है रेशियो, है ना। तो पैकिंग फैक्टर क्या हो जाएगा कि पैकिंग फैक्टर होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो कितना वॉल्यूम एटम्स ने कवर कर रखा है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, π/8√3a³, ये तो है एटम्स का वॉल्यूम, अपॉन में यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, a³ है, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे π/8√3। इसको न्यूमेरिकली देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.68। परसेंटेज में अगर बात करें तो 68% हो जाएगा। तो इतना इसका पैकिंग फैक्टर यहाँ पे आएगा, यानी कि π/8√3 या फिर 0.68 या फिर 68%। इसका मतलब ये हुआ कि 68% वॉल्यूम क्या रहेगा, यहाँ पे पैक्ड रहेगा, यानी कि एटम्स का जो वॉल्यूम है वो जो यूनिट सेल के वॉल्यूम का 68% यहाँ पे कवर कर लेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल्स वेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव सेल की, तो हमने सिंपल क्यूबिक में देखा था कि जो उसका यूनिट सेल था वही उसका क्या था, प्रिमिटिव सेल था। तो हमें आसानी हो गई थी उसके वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। उसके तीनों डायरेक्शन में हमने कंपोनेंट निकाल लिए थे। तो ए का तो हमें सीधा सिंपली मिल गया था ai∩, एंड बी था अपना aj∩, एंड सी क्या था ak∩। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने यूनिट सेल देखा था उसकी सेंटर पे भी एक एटम आ रहा है। और प्रिमिटिव सेल की डेफिनेशन क्या होती है कि एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होने चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, उसके अंदर 1 होने चाहिए। तो यहाँ पे जो अगर हम इस यूनिट सेल को अगर हम प्रिमिटिव सेल लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो प्रिमिटिव सेल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि देख सकते हैं कि एक यूनिट सेल के नेबर में भी क्या होती हैं, खूब सारी यूनिट सेल रहती है यहाँ पे, है ना। तो ये यूनिट सेल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इस प्रकार उसके नेबर में भी अब हमें बनानी है एक प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल बनाने के लिए हमें चाहिए उसके कॉर्नर्स पे एटम। तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी एक एटम को ओरिजिन मान के उसके पास वाले एटम से, है ना, और फिर इस एटम से इस एटम तक
फिर यहाँ से इस एटम तक एक ऐसा अरेंजमेंट बना सकता हूँ जिससे कि मुझे क्या मिल जाएगा, एक प्रिमिटिव सेल मिल जाएगा जो कि इस प्रकार होगा। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है शेप, ये क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव सेल हो जाएगा इसका बीसीसी के अंदर। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने ये बना लिया तो ये तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि उसकी डेफिनेशन को कवर नहीं करेगा। इस प्रिमिटिव सेल में देखिए आप, सारे एटम क्या है कॉर्नर पे, और इसके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना है, 1 है इसके अंदर, है ना। ये यूनिट सेल था, ये यूनिट सेल अपना बीसीसी वाला, और ये हो जाएगा उसका प्रिमिटिव सेल। तो इस प्रकार हमें प्रिमिटिव सेल मिलेगा। अब प्रिमिटिव सेल के 3 वेक्टर्स होते हैं, ए बी एंड सी। तो ये ए वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हमने यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं उसके लिए, इन तीनों एक्सिस के लिए। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये जो प्रिमिटिव सेल का एक कॉर्नर लिया हमने, यहाँ से इस वेक्टर को डिनोट किया हमने सी, और जो ये वेक्टर है ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बी है, और ये वेक्टर है अपना ए वेक्टर। अब इन तीनों वेक्टर्स को हमें डिनोट करना है एक्स कैप, वाई कैप एंड जे कैप की डायरेक्शंस में, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन में अगर हम देखें इनकी वैल्यूज़ कैसे रहेगी, हमने सिंपल क्यूबिक में निकाल लिया था, तो हम इसमें भी हम निकालेंगे। ये डेफिनेशन आप, ये एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये बुक में गिवन नहीं रहता है। आपको बुक में सीधा डायरेक्ट इनके रिजल्ट गिवन रहते हैं कि इस प्रकार ये ऐसे ऐसे इनकी वैल्यूज़ रहेगी। तो इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जिन बच्चों ने इसको पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर देखिए कि इस यूनिट सेल के अंदर ये वेक्टर ए है ना, जो कि इसका सेंटर एटम तक हमारा वेक्टर ए है। तो अगर मैं बात करूं एक क्यूब की, तो क्यूब के अंदर अगर ये साइड ए है, ए है, ए है, तो उसके बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, √3a। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ए है और नीचे वाले की जो वैल्यू हो जाएगी √2a, फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कितना रहेगा, √3a। यानी बॉडी डायगोनल, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट लेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, √3a हो जाएगी, है ना। तो वेक्टर तो यहाँ पे कितना है, हाफ है, इसकी वैल्यू कितनी है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए देखिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ तो उसके बॉडी डायगोनल के हाफ की वैल्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2a, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका। अब यहाँ पे क्यूबिक स्ट्रक्चर में सारे तीनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगी वो तीनों के लिए सेम रहेगी। तो यहाँ से बी का भी आ जाएगा और सी का भी आपको मिल जाएगा। तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, √3/2a, है ना। कैसे आया, हमारे पास सिर्फ जो नोवन चीज़ है वो क्या है, इनकी साइड्स हमें सिर्फ पता है कि हमें यूनिट सेल की जो साइड है वो पता है, ए है, ए है, ए है ना। हमें नहीं पता है कि इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो हमने फाइंड आउट के लिए √3/2a इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। नेक्स्ट अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, देखिए कि यहाँ पे जो ये बॉडी डायगोनल है कंप्लीट, है ना, ये बॉडी डायगोनल कंप्लीट है, इसका इस एक्सिस के साथ अगर मैं एंगल देखूँ, यानी कि अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो मैं इसको एंगल लेके चल सकता हूँ अल्फा प्राइम, है ना। अल्फा प्राइम एंगल हो गया एक्स एक्सिस के साथ, और वाई एक्सिस के साथ मैंने ले लिया बीटा प्राइम, एंड जेड एक्सिस के साथ देखिए, अब ये जो वेक्टर है ये नीचे की तरफ है, यानी कि -z एक्सिस के अलोंग ये वेक्टर है, तो -z एक्सिस के साथ मैं एंगल ले लूँगा कितना, गामा प्राइम, है ना। यहाँ पे देखिए कि ये वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन नहीं है, नेगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस हमें एंगल जो लेना होगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ लेना होगा, जो कि कितना हो जाएगा, गामा प्राइम। हमने एंगल ले लिया, यानी कि हमने इस वेक्टर का तीनों डायरेक्शन के साथ हमने एंगल ले लिया, अल्फा प्राइम, बीटा प्राइम एंड गामा प्राइम। अब हमें निकालनी होगी इनकी वैल्यूज़। तो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालने के लिए देखिए कि जो ये बॉडी डायगोनल है, इस यूनिट सेल का ये बॉडी डायगोनल जो है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, √3। इसका अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट देखूँ तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, मुझे ए मिलेगी, है ना। उसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ए मिलेगी। तो अगर मैं बात करूँ कि √3a कोस अल्फा प्राइम बराबर कितने हो जाएगा, ए के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे ये साइड ए है और इसका हमें पता चल गया कि ये एंगल जो है वो कितना आएगा, अल्फा प्राइम एंगल है, उससे एंगल बना रहा है तो उसका कंपोनेंट भी रहेगा उसकी डायरेक्शन में, तो उसके कंपोनेंट की वैल्यू हमें पता है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है बस। तो यहाँ से अल्फा प्राइम क्या आ जाएगा, अल्फा प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, है ना। यहाँ पे कोस है और अल्फा प्राइम बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√3। तो ये वैल्यू आ गई एक्स एक्सिस के साथ उस वेक्टर की एंगल की वैल्यू।
अब देखिए हमें तो सिर्फ और सिर्फ ए वेक्टर निकालना है ना। हमें एंगल मिल गया, अब हमें ये एंगल मिल गया अल्फा प्राइम, उसकी वैल्यू आ गई इतनी। अब हमें ए वेक्टर निकालना है, तो उस ए वेक्टर की वैल्यू अगर हम एक्स एक्सिस में निकालें तो हमें क्या मिलेगा कि जो ए वेक्टर है उसका अगर हम कॉम्पोनेंट देखें तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और किसके साथ, आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट में रहेगा, है ना। तो उसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, उसकी अलोंग डायरेक्शन मिल जाएगी। इसको अगर हम ओपन करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट आई। अब इसको ओपन करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, और इनके बीच में एंगल जो कि है कोस अल्फा प्राइम, है ना, कोस अल्फा प्राइम मिल गया हमें। तो यहाँ से अगर अल्फा प्राइम की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा कि अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3/2 ए, और कोस कोस इनवर्स 1/√3, है ना। कोस से कोस हमें पता है कि कोस इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, थीटा क्या होता है। तो यहाँ से हो जाएगा √3/2 ए इंटू में 1/√3, यानी कि वेक्टर ए की जो डायरेक्शन आएगी वो आ जाएगी a/2 आई कैप, है ना। यहाँ पे आई कैप था जो कि फाइनल उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो हमें मिल गया कि जो ए वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा, a/2 आई कैप। सिमिलरली तीनों जो एंगल, जो बाकी के जो दो एंगल है वो भी कितने हो जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया था कि अल्फा का तो हमने निकाल लिया, सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, बीटा भी निकाल सकते हैं, है ना। तो बीटा के लिए भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड यहाँ पे क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है। तो तीनों साइड सेम अगर आ रही है तो हम क्या करेंगे कि जो बीटा है अपना, बीटा प्राइम, वो भी कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/√3। यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी वाई एक्स के साथ, तो बीटा प्राइम भी क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। और माइनस के साथ आएगा जेड कैप में, है ना, माइनस के साथ आएगा जेड कैप में, क्योंकि जेड जो डायरेक्शन है वो कैसी है, नेगेटिव। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेक्टर है वो इस नेगेटिव डायरेक्शन में, कौन सी तरफ, जेड एक्सिस की तरफ। तो जो तीनों वैल्यूज़ है, अब इस एक वेक्टर का, जो वेक्टर ए है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2 आई कैप प्लस वाई कैप में क्या है, प्लस एंगल है, a/2 जे कैप, और के कैप के साथ क्या आ जाएगी, -a/2 के कैप। ठीक है, के कैप की डायरेक्शन में अगर हम ए वेक्टर को निकालें तो कितना आ जाएगा वैल्यू। अब इस ए वेक्टर को अगर सिंप्लीफाई करें तो a/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी इस प्रिमिटिव वेक्टर की, जो कि फाइनल रिजल्ट है, आपको सीधा गिवन मिलता है। ये आपको याद रखना है रिजल्ट, है ना, कैसे आया वो आपको समझना है, और फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। तो ए वेक्टर की बात होगी यहाँ पे कंप्लीट। तीनों एक्स के साथ एंगल हमने देख लिया, अल्फा प्राइम, बीटा प्राइम, गामा प्राइम वो बना रहे हैं, उन तीनों की हमने वैल्यू देख ली, सेम वैल्यू आएगी यहाँ पे। लेकिन जो थर्ड एंगल है, जो गामा प्राइम है, वो देखिए कि जो -z एक्सिस के साथ बना रहा है। तो यहाँ पे जो गामा प्राइम आएगा वो क्या आएगा कि a.-k कैप हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कि -k कैप के डायरेक्ट साथ हो जाएगा, तो माइनस वहाँ पे लगेगा, और फाइनल रिजल्ट आएगा -a/2 k कैप। तो तीनों वेक्टर्स आ गए हमारे, तीनों डायरेक्शन आ गई, ए हमें कंप्लीट मिल गया। सिमिलरली हम तीनों वेक्टर्स को लिख सकते हैं यहाँ पे, सेम ऐसे ही आप बी एंड सी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बी की जो मैग्नीट्यूड है, बी और सी का मैग्नीट्यूड सेम है। और यहाँ से देखिए बी जो एंगल बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ एंगल का ध्यान रखना, वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव, जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आई कैप है। तो यहाँ पे आई कैप क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो बी वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। और सी वेक्टर की बात करूँ तो सी वेक्टर देखिए एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव, जेड के साथ पॉजिटिव, लेकिन वाई की डायरेक्शन में क्या है, ये नेगेटिव की तरफ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई की जो डायरेक्शन है वो कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, प्लस के कैप। तो ये तीनों वेक्टर्स के जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ ए प्रिमिटिव सेल की, तो प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो वॉल्यूम देखिए, क्यूब का वॉल्यूम तो हमने सिंपली निकाल लिया था, ए क्यूब साइड हमें गिवन थी। लेकिन प्रिमिटिव सेल के जो वेक्टर्स है उसकी वजह से हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू आएगी
ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी एक एरिया बनाता है, उसकी वजह से जो ए है उसकी हाइट के साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमें कंप्लीट वॉल्यूम मिल जाता है। यानी किसी भी 3 वेक्टर के द्वारा कवर्ड जो हमें वॉल्यूम होता है वो कैसे होता है, कैसे निकालते हैं हम, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, जो कि हमें वॉल्यूम देता है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो अब अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें तो वैल्यू में क्या हो जाएगा कि ए की वैल्यू कितनी थी, a/2 आई कैप जे कैप माइनस के कैप, डॉट में बी की वैल्यू कितनी थी, a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्रॉस में हो जाएगा a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। देखिए a/2 तो कांस्टेंट है, तीनों को मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर सकता हूँ तो क्या जाएगा a³/8 और फिर बचा क्या, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्रॉस में हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप डॉट प्लस के कैप। इन तीनों को अब हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सेम वही चीज़ है, क्रॉस करेंगे तो आई के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका आई के साथ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई के साथ के कैप मिल जाएगा मुझे, और इसका के साथ क्या मिल जाएगा, आई के साथ क्या मिल जाएगा, जे कैप मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, नेगेटिव, तो फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसके साथ हमें क्या मिलेगा, सेम वेक्टर 0 हो जाएगा, फिर जे से जे के साथ 0 हो जाएगा, जे के साथ माइनस के कैप मिलेगा, और के कैप के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको फिर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a³/8 × 4। यहाँ पे आपको 4 इसकी वैल्यू निकलेगी आपकी टोटल, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा, a³/2। तो इतनी वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, जो प्रिमिटिव सेल है वो इतना वॉल्यूम यहाँ पे क्या करेगा, कवर करेगा। फाइनल जो रिजल्ट है वो आपको एकदम कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो डायरेक्शन है वो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको आप पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको, जो हमारा पुराना मेथड है, आई कैप जे कैप के कैप करके यहाँ पे इनकी वैल्यू रख के ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसको सीधा डॉट प्रोडक्ट आप कर लेंगे, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी एटम्स हैं, वो क्या दिखाएंगे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। एंड इस वीडियो में हम बीसीसी पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एफसीसी। हमने एससी और बीसीसी के 2 वीडियोज़ बना लिए हैं, और नेक्स्ट हम बात करेंगे एफसीसी, यानी कि फेस सेंटर्ड क्रिस्टल में कैसे वेक्टर होते हैं, कैसे उनके अंदर एटम्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।